नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 की समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। बच्चों, कक्षा 11 की समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं। हम इस पुस्तक के अपने द्वितीय अध्याय को पढ़ रहे थे। हमारे द्वितीय अध्याय का नाम है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। हम इस अध्याय के अब तक कुल 12 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इस अध्याय के 13वें और अंतिम भाग को पढ़ने जा रहे हैं। इस 13वें भाग में हम अभ्यास प्रश्नों के दूसरे हिस्से को हल करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तीव्र सामाजिक परिवर्तन मनुष्य के इतिहास में तुलनात्मक रूप से नवीन घटना है? अपने उत्तर के लिए कारण दें। तो हम यहाँ जो प्रश्न देख रहे हैं वो क्या है? प्रश्न है, यहाँ आपकी सहमति पूछी गई है कि जो तीव्र सामाजिक परिवर्तन है ये मनुष्य के इतिहास में तुलनात्मक रूप से नवीन घटना है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और आपको इस संबंध में कुछ कारण भी बताने हैं। तो हमने अध्याय में इस संबंध में चर्चा की थी। हम इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं और आप अपने अनुसार भी इसमें कुछ तथ्य जोड़ सकते हैं। उत्तर है, परिवर्तन ही समाज का अपरिवर्तनीय पक्ष है, अर्थात परिवर्तन हमारे समाज की विशिष्ट पहचान है। लेकिन तीव्र सामाजिक परिवर्तन मनुष्य के इतिहास में तुलनात्मक रूप से नवीन घटना है। बिल्कुल हम जानते हैं कि परिवर्तन ही हमारे समाज का एक अपरिवर्तनीय पक्ष है, यानी परिवर्तन सदैव होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं तीव्र सामाजिक परिवर्तनों की, तो ये मनुष्य के सामाजिक जीवन में या मनुष्य के इतिहास में तुलनात्मक रूप से काफ़ी नवीन घटना माने जाते हैं। तो बिल्कुल हम इस तथ्य से सहमति रखते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि मानव जाति का पृथ्वी पर अस्तित्व लगभग 5 लाख वर्षों से है, परंतु उनके सभ्यता का अस्तित्व मात्र 6000 वर्षों से ही माना जाता है। तो अब तक वैज्ञानिकों द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि मानव जाति का पृथ्वी पर जो अस्तित्व बना हुआ है वह लगभग 5 लाख वर्षों से बना हुआ है, परंतु उनकी जो सभ्यता विकसित हुई है, उन सभ्यताओं का यदि विकास देखा जाए तो उसका अस्तित्व मात्र 6000 वर्षों से ही माना जाता है। इन सभ्य माने जाने वाले 6000 वर्षों में पिछले मात्र 400 वर्षों से ही हमने लगातार एवं तीव्र परिवर्तन देखे हैं। और इन 6000 वर्षों में से भी ये माना जाता है कि जो पिछले 400 वर्ष हैं, सिर्फ इन्हीं में तीव्र और लगातार परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनशील 400 वर्षों में भी इसके परिवर्तनों में तेजी मात्र पिछले 100 वर्षों में आई है। और इन 400 वर्षों को भी हम देखते हैं तो इन 400 में से जो 100 आखिरी के वर्ष हैं, उन्हीं में परिवर्तन सबसे ज़्यादा तेज गति से हुए हैं। और पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक परिवर्तन प्रथम 50 वर्षों की तुलना में अंतिम 50 वर्षों में हुए हैं। और आखिरी 50 वर्षों में भी पहले 30 वर्षों की तुलना में विश्व में परिवर्तन अंतिम 20 वर्षों में अधिक आया है। तो बिल्कुल 100 वर्ष हम देखते हैं परिवर्तन के, उनमें भी शुरुआती 50 वर्षों की तुलना में जो अंतिम 50 वर्ष हैं उनमें काफ़ी तीव्र परिवर्तन रहे हैं। और उन 50 वर्षों में भी जब हम देखते हैं तो शुरुआती 30 वर्षों की तुलना में जो आखिरी के 20 वर्ष हैं उनमें तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा तेज़ी से परिवर्तन हुए हैं। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि तीव्र सामाजिक परिवर्तन मनुष्य के इतिहास में तुलनात्मक रूप से एक नवीन घटना है। और इसी विवेचन के आधार पर हम इस तथ्य को सहमति प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सामाजिक परिवर्तन को अन्य परिवर्तनों से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो सामाजिक परिवर्तन अन्य परिवर्तनों से कैसे अलग किए जा सकते हैं, इसका हमें उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। सामाजिक परिवर्तन को अन्य परिवर्तनों से अलग किया जा सकता है। इसे अन्य परिवर्तनों से निम्न प्रकार अलग किया जा सकता है। पहला बिंदु है, सामाजिक परिवर्तन एक सामान्य अवधारणा है जिसका प्रयोग अन्य परिवर्तनों के लिए भी किया जा सकता है। बिल्कुल, तो एक मुख्य अंतर है कि सामाजिक परिवर्तन एक बिल्कुल सामान्य अवधारणा है और इस अवधारणा का प्रयोग अन्य परिवर्तनों के लिए भी करना संभव होता है। लेकिन अन्य परिवर्तन विशिष्ट अवधारणा है जिनका प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, यदि हम बात करते हैं अन्य परिवर्तनों की, तो अन्य सभी प्रकार के परिवर्तन विशिष्ट अवधारणाएं हैं और इस कारण उन अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में स्पष्टतः सामाजिक परिवर्तन का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस आधार पर हम सामाजिक परिवर्तन को
अन्य परिवर्तनों जैसे राजनीतिक परिवर्तन या आर्थिक परिवर्तन आदि से अलग कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है सामाजिक परिवर्तन में सभी परिवर्तनों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि सामाजिक परिवर्तनों में सभी प्रकार के परिवर्तनों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन केवल उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो महत्वपूर्ण है, अर्थात किसी वस्तु या परिस्थिति की मूल संरचना को समयावधि में बदल दे। तो हर प्रकार के परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन नहीं होते हैं। ये ऐसे परिवर्तन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और विशेषकर वो परिवर्तन जो किसी वस्तु या परिस्थिति की मूल संरचना को एक समयावधि में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार इसमें वे परिवर्तन सम्मिलित किए जाते हैं जो वस्तुओं को बुनियादी तौर पर बदल देते हैं। वे परिवर्तन छोटे तथा बड़े दोनों जो वस्तुओं की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं लाते हैं, सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन्हें हम अन्य परिवर्तनों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे सभी परिवर्तन भले भले बड़े परिवर्तन हो या छोटे परिवर्तन हो जो कि वस्तुओं की मूल संरचना में कोई अंतर नहीं लेकर के आते हैं, उन परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तनों में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। और ऐसे सभी परिवर्तनों को जो किसी वस्तु या परिस्थिति की मूल संरचना में अंतर नहीं ला पाते, उन्हें ही हम अन्य प्रकार के परिवर्तन के रूप में जानते हैं। तीसरा बिंदु है सामाजिक परिवर्तन वह सीमित अथवा विस्तृत परिवर्तन है जो समाज के एक बड़े भाग को प्रभावित करता हो। यदि कोई परिवर्तन समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित न करके केवल एक छोटे भाग को ही प्रभावित करता है, वह सामाजिक परिवर्तन न कहलाकर अन्य परिवर्तन कहलाएगा। तो यह तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि सामाजिक परिवर्तन वह सीमित या विस्तृत परिवर्तन होते हैं जो कि समाज के एक बड़े भाग पर प्रभाव डालते हैं, यानी उन परिवर्तनों का जो प्रभाव है समाज के बड़े हिस्सों पर पड़ता है। यदि कोई परिवर्तन समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित नहीं करता है तो बड़े हिस्से को प्रभावित नहीं करता है और सिर्फ एक छोटे हिस्से पर ही प्रभाव डालता है, ऐसे परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में ना रख करके अन्य परिवर्तन की श्रेणी में ही रखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है संरचनात्मक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? पुस्तक से अलग उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो हमें संरचनात्मक परिवर्तन को हम कैसे जानते हैं ये बताना है और पुस्तक में जो उदाहरण दिए हैं उनसे कुछ अलग उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। संरचनात्मक परिवर्तन समाज की संरचना में परिवर्तन को दिखाता है। तो हम जानते हैं कि संरचनात्मक परिवर्तन समाज की संरचना में परिवर्तन को ही प्रदर्शित करता है। सामाजिक संरचना मानवीय क्रियाओं तथा संबंधों से बनती है और जो पक्ष इन्हें नियमितता प्रदान करता है वह है अलग अलग काल अवधि में एवं भिन्न भिन्न स्थानों में इन क्रियाओं एवं संबंधों का लगातार दोहराया जाना। तो बिल्कुल सामाजिक संरचना की अगर हम बात करते हैं तो यह सामाजिक संरचना विभिन्न मानवीय क्रियाओं से और संबंधों से मिलकर के बनती है और इन क्रियाओं और जो संबंध हैं इनको जो पक्ष नियमितता प्रदान करता है, यानी ये लगातार होते रहते हैं, ये पक्ष यहाँ महत्व रखता है। तो अलग अलग काल अवधि में अलग अलग स्थानों में ये क्रियाएं और संबंध जो हैं लगातार दोहराए जाते हैं, बार बार होते जाते हैं। तो ऐसी क्रियाएं ऐसे संबंध मिलकर के ही सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार संरचनात्मक परिवर्तन से आशय उन संस्थाओं अथवा नियमों में आने वाले परिवर्तनों से है जो मानवीय क्रियाओं तथा संबंधों को निर्धारित करती हैं। तो बिल्कुल संरचनात्मक परिवर्तनों से हम यह आशय समझ पा रहे हैं कि ऐसी संस्थाएं और नियमों में आने वाले परिवर्तन जो कि मानवीय क्रियाओं और संबंधों को निर्धारित करते हैं। अब देखते हैं उदाहरण के लिए। पहला उदाहरण, नगरीकरण तथा उत्तरोत्तर बढ़ती गतिशीलता के कारण संयुक्त परिवार विघटित होकर एकांकी परिवारों में परिवर्तित हुए हैं। इससे परिवारों के सदस्यों के मध्य अंतर संबंध प्रभावित हुए हैं। तो ये एक उदाहरण है संरचनात्मक परिवर्तन का। तो नगरीकरण और उत्तरोत्तर बढ़ती गतिशीलता यानी समय के साथ लगातार बढ़ती हुई गतिशीलता के फलस्वरूप संयुक्त परिवार धीरे धीरे विघटित होकर के एकांकी परिवारों में परिवर्तित हुए हैं और इसका जो प्रभाव पड़ा है वो बहुत
बड़ा है कि इससे परिवारों के सदस्यों के मध्य जो अंतः संबंध हुआ करते थे वे पहले की तुलना में काफ़ी अलग हो गए हैं। उन अंतः संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। दूसरा उदाहरण है, किसी संस्था के शीर्ष व्यक्ति के बदलने पर उस संस्था की कार्य पद्धति तथा अभिवृत्तियों व मूल्यों में भी परिवर्तन आ सकते हैं। तो किसी भी संस्था का जो शीर्ष व्यक्ति होता है, जो प्रमुख होता है, उस प्रमुख के परिवर्तित होने पर उस संस्था विशेष की कार्य पद्धति में, वहाँ के लोगों की और एक सामान्य जो अभिवृत्ति है उसमें और वहाँ के मूल्यों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। तीसरा उदाहरण है, संचार साधनों के परिवर्तन तथा कंप्यूटर के प्रचलन से कार्मिकों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन आया है और इसके परिणाम स्वरूप संस्थाओं की संरचनाओं में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। तो संचार साधनों में लगातार हो रहे परिवर्तन, साथ के साथ कंप्यूटर का बढ़ता हुआ प्रचलन, इन दोनों के कारण ही जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो कार्मिक हैं, उनकी मनोवृत्तियों में भी काफ़ी परिवर्तन आया है और इसके परिणाम स्वरूप जो संस्थाएं हैं जहां वो कार्मिक कार्य करते हैं, उन संस्थाओं की मूल संरचना में भी काफ़ी परिवर्तन आ रहे हैं। चौथा प्रश्न है, पर्यावरण संबंधित कुछ सामाजिक परिवर्तनों के बारे में बताइए। तो इस प्रश्न में हमें पर्यावरण से संबंधित कुछ सामाजिक परिवर्तनों की चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं। प्रकृति, पारिस्थितिकी तथा भौतिक पर्यावरण का समाज की संरचना और स्वरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव हमेशा रहा है। तो हम जानते हैं प्रकृति का, पारिस्थितिकी का और भौतिक पर्यावरण का समाज की संरचना पर, उसके स्वरूप पर हमेशा से महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। जैसे प्राचीन काल में पर्यावरण से संबंधित सामाजिक परिवर्तन, हम पहले बात करेंगे प्राचीन काल में किस प्रकार से पर्यावरण से संबंधित मुख्य सामाजिक परिवर्तन हुए। प्राचीन समय में जब मनुष्य प्रकृति के प्रभावों को रोकने अथवा झेलने में असमर्थ था, उस समय उनका निवास स्थान, भोजन, कपड़े, आजीविका तथा सामाजिक अंतःक्रियाएं आदि सब काफ़ी हद तक उनके पर्यावरण के भौतिक व जलवायु की स्थितियों से निर्धारित होता था। तो बिल्कुल यदि हम प्राचीन काल की बात करते हैं, उस प्राचीन काल में जो मनुष्य था वो प्रकृति के प्रभावों को रोकने में या झेलने में अक्षम था, उसे आसानी से नहीं झेल पाता था और उस समय लोगों का, मनुष्यों का जो निवास स्थान है, उनका भोजन, उनके कपड़े, उनकी आजीविका, उनके विशेष जो सामाजिक अंतःक्रियाएं, वो सभी पर्यावरण से निर्धारित होते थे। और इनमें कुछ खास बातें हम देख सकते हैं, जैसे अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने वाले लोगों, मैदानी भागों अथवा नदियों के किनारे रहने वाले लोगों, मरुस्थलीय वातावरण में रहने वाले लोगों तथा बंदरगाह पर स्थित नगरों, प्रमुख व्यापारिक मार्गों आदि में रहने वाले लोगों की सामाजिक संरचना की भिन्नता का प्रमुख कारण पर्यावरण की भिन्नता है। तो ये विभिन्न स्थानों के उदाहरण हम देख सकते हैं कि कुछ लोग अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहा करते थे, कुछ लोग मैदानी भागों या नदियों के किनारे रहा करते थे। आज भी ऐसा ही है, लेकिन उस प्राचीन काल में परिस्थितियां काफ़ी जटिल थी। कुछ लोग मरुस्थलीय वातावरण में रहा करते थे, कुछ लोग बंदरगाह पर स्थित जो मुख्य नगर हैं या जो व्यापारिक मार्ग आदि हुआ करते थे, वहाँ स्थित नगरों पर रहा करते थे। और इन सभी अलग अलग जगहों पर जो सामाजिक संरचना है वो वहाँ के पर्यावरण के अनुसार अलग अलग हुआ करती थी। आधुनिक काल में पर्यावरण से संबंधित सामाजिक परिवर्तन, तो सिर्फ प्राचीन काल में ही पर्यावरण से संबंधित सामाजिक परिवर्तन नहीं पाए जाते थे, आज भी आधुनिक काल में भी ऐसे परिवर्तन व्याप्त हैं। आधुनिक काल में तकनीकी संसाधनों के बढ़ने के कारण, भिन्न पर्यावरण के कारण समाजों के बीच आए अंतर कम हुए हैं। यह सत्य है कि जैसे जैसे तकनीकी संसाधन बढ़े हैं, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के जो लोग हैं, उनके जो जीवन हैं, उनके मध्य परिवर्तन पहले जितना हुआ करते थे उसकी तुलना में काफ़ी कम हो गए हैं। तकनीक ने प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को नए तरीके से परिवर्तित किया है, अतः समाज पर प्रकृति के प्रभाव का स्वरूप बदल रहा है। तो बिल्कुल तकनीक ने हमारे जो पर्यावरण के साथ संबंध है उसको विशेष प्रकार से परिवर्तित किया है और इस कारण ही समाज पर प्रकृति का जो प्रभाव पड़ता है उसका स्वरूप काफ़ी बदल रहा है। आधुनिक काल में भी पहला त्वरित
तथा विध्वंसकारी घटनाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ अथवा ज्वार भाटीय तरंगे जैसे 2004 में आई सुनामी की तरंगे समाज को पूर्ण रूपेण बदल कर रख देते हैं। ये बदलाव अपरिवर्तनीय होते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं तथा चीज़ों को वापस अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आने देते। तो आधुनिक समाज में भले ही तकनीकी संसाधन कितने भी बढ़ गए हों, फिर भी प्रकृति का प्रभाव विशेष स्थितियों में हमें बहुत बड़ा देखने को मिलता है। जैसे त्वरित और विध्वंसकारी घटनाएं जिनमें हम भूकंप को रख सकते हैं, जिनमें हम ज्वालामुखी विस्फोट को रख सकते हैं, बाढ़ को रख सकते हैं, सुनामी या ज्वार भाटीय तरंगों को रख सकते हैं। इन सभी के दौरान समाज को पूर्ण रूपेण बदलाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो बदलाव होते हैं ये अपरिवर्तनीय होते हैं और ये काफ़ी स्थायी होते हैं और चीज़ों को हमेशा के लिए परिवर्तित कर देते हैं और पुनः पूर्व स्थिति में आने नहीं देते हैं। दूसरा, तकनीक के कारण पर्यावरण का प्राकृतिक साधनों ने किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन किया है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण खाड़ी के देशों के रेगिस्तानी प्रदेशों में तेल का मिलना है। तो बिल्कुल तकनीक के कारण पर्यावरण के जो प्राकृतिक साधन हैं उनमें या उनके फलस्वरूप किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन आया है, इसका एक बड़ा उदाहरण हमें खाड़ी देशों में जो तेल के मिलने के बाद की घटनाएं हुई हैं उनसे पता चलता है। जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में कैलिफोर्निया में सोने की खोज हुई थी, ठीक उसी प्रकार तेल के भंडारों ने खाड़ी के देशों के समाज को बदल कर रख दिया है। तो जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में कैलिफोर्निया में सोने की खोज हुई और वहाँ की जो सामाजिक स्थितियाँ थी वो काफ़ी परिवर्तित हुई, उसके बाद उसी प्रकार से खाड़ी देशों में जब तेल के भंडार प्राप्त हुए हैं उसके बाद वहाँ के समाज में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सऊदी अरब, कुवैत अथवा संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की स्थिति आज तेल संपदा के बिना बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल यदि इन देशों में तेल संपदा प्राप्त नहीं होती, सऊदी अरब में, कुवैत में या संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में, तो वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ वो जो अब हैं उससे काफ़ी अलग होती। प्रश्न संख्या 5 है, वे कौन से परिवर्तन हैं जो तकनीक तथा अर्थव्यवस्था द्वारा लाए गए हैं। तो ये हमें बताना है कि वे कौन कौन से परिवर्तन हैं जो तकनीक और अर्थव्यवस्था द्वारा लाए गए हैं। उत्तर है, तकनीक समाज को कई प्रकार से प्रभावित करती है। यह प्रकृति को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित करने, उसके अनुरूप ढालने तथा उसके दोहन करने में हमारी मदद करती है। तो तकनीक बिल्कुल समाज को गहराई से परिवर्तित करती है। यह प्रकृति को विभिन्न प्रकारों से नियंत्रित करने में, उसके अनुरूप मनुष्य को ढालने में तथा उसके दोहन करने में मनुष्य की मदद करती है। पहला बिंदु है, बाजार जैसी शक्तिशाली संस्था के साथ जुड़कर तकनीकी परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन लाने में प्रभावी हो सकते हैं। तो बाजार की जो एक शक्तिशाली आर्थिक संस्था है उसके साथ जुड़कर जो विभिन्न तकनीकी परिवर्तन हैं वे सामाजिक परिवर्तन लाने में एक प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण औद्योगिक क्रांति का है और इस दृष्टि से एक बड़ा उदाहरण हम समझ पाते हैं औद्योगिक क्रांति का। वाष्प शक्ति की खोज ने उदीयमान विभिन्न प्रकार के बड़े उद्योगों को शक्ति की ताकत से परिचित कराया। जैसे औद्योगिक क्रांति के दौरान हम जानते हैं कि वाष्प शक्ति की खोज की गई और इस वाष्प शक्ति की जो खोज हुई उस दौरान के बड़े उद्योग जो शुरू हुए थे उन्हें शक्ति की ताकत से इसने परिचित कराया। इसका दोहन जब यातायात के साधनों जैसे वाष्प चालित जहाज तथा रेलगाड़ी के रूप में किया गया तो इसने विश्व की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक भूगोल को परिवर्तित कर दिया। तो बिल्कुल इस वाष्प शक्ति को जब यातायात के साधनों के संबंध में उपयोग में लिया गया, जैसे कि वाष्प चालित जहाज में, जैसे कि रेलगाड़ी में, तो इनके उपयोग के फलस्वरूप विश्व की जो अर्थव्यवस्था रही और साथ ही जो सामाजिक भूगोल था उस समय का, उसमें एक बहुत गहरा परिवर्तन ला दिया। सबसे पहले हम बात करें रेल की। रेल ने उद्योग तथा व्यापार में अमेरिका महाद्वीप तथा पश्चिमी देशों को सक्षम किया। तो चूँकि सबसे पहले रेल की शुरुआत वहीं हुई तो उद्योग और व्यापार में अमेरिका महाद्वीप और साथ के साथ जो पश्चिमी देश थे वे सभी बहुत अच्छे से सक्षम हो गए। भारत में भी रेल परिवहन ने अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार हमारे देश में भी रेल परिवहन ने वास्तव में जो आर्थिक व्यवस्था थी
थी या अर्थव्यवस्था थी उसे एक विशेष आकार देने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा है वाष्पचालित जहाज। वाष्पचालित जहाज़ों ने समुद्री यातायात को अत्यधिक तीव्र तथा भरोसेमंद बनाया तथा इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा प्रवास की गति को परिवर्तित कर दिया। इन दोनों परिवर्तनों ने विकास की विशाल लहर पैदा की जिसने न केवल अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया अपितु समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनसांख्यिकी रूप को बदल दिया। तो बिल्कुल रेल और वाष्प चलित जहाज ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने में। तो इन दोनों परिवर्तनों ने विकास की एक बड़ी लहर उत्पन्न की जिसने न केवल अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित किया बल्कि समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय स्वरूप में भी बड़े परिवर्तन लेकर आए। दूसरा, तकनीकी आविष्कार तथा खोज का कभी कभी तात्कालिक प्रभाव संकुचित होता है लेकिन बाद में होने वाले परिवर्तन आर्थिक संदर्भ में उसकी सामाजिक महत्ता को एकदम परिवर्तित कर देते हैं। इसका उदाहरण चीन में बारूद तथा कागज़ की खोज है। तो ये भी स्थिति हमें देखने को मिलती है कि कभी कभी तकनीकी जो आविष्कार या खोज होती हैं कभी कभी उनका जो तात्कालिक प्रभाव है वो काफ़ी कम दिखाई देता है, काफ़ी संकुचित दिखाई देता है, लेकिन बाद में जो परिवर्तन होते हैं आर्थिक संदर्भ में उनका महत्व इतना अधिक होता है कि वे बिल्कुल सामाजिक परिवर्तन लेकर के आ जाते हैं। और इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है चीन में जो बारूद और कागज़ की खोज हुई उसमें, जिसका प्रभाव सदियों तक संकुचित रहा, लेकिन जब उनका प्रयोग पश्चिमी यूरोप के आधुनिकीकरण के संदर्भ में हुआ तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। बारूद द्वारा युद्ध की तकनीक में आए परिवर्तन तथा कागज़ की छपाई की क्रांति ने समाज को हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया। तो बिल्कुल ये जो बारूद की और कागज़ की खोज चीन में हुई इसका प्रभाव सदियों तक देखने को नहीं मिला या बहुत ही संकुचित प्रभाव रहा, लेकिन जैसे जैसे उनका प्रयोग पश्चिमी देशों के आधुनिकीकरण के दौरान होने लगा तो उसका एक व्यापक प्रभाव या परिवर्तन हमें देखने को मिला। बारूद द्वारा युद्ध की तकनीक में निश्चित ही बहुत बड़े परिवर्तन हुए। इसके साथ साथ कागज़ की छपाई से जो क्रांति हुई उसने निश्चित ही संपूर्ण विश्व में बाद में बहुत बड़ा प्रभाव प्रदर्शित किए। कई बार अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन जो प्रत्यक्षतः तकनीकी नहीं होते हैं फिर भी वे समाज को बदल सकते हैं। इसका जाना पहचाना उदाहरण रोपण कृषि है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो प्रत्यक्षतः तकनीकी नहीं होते, तकनीक से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी वे समाज को पूर्णतः बदल देते हैं। और इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है रोपण कृषि के रूप में। रोपण कृषि में बड़े पैमाने पर नकदी फसलों जैसे गन्ना, चाय अथवा कपास की खेती की जाती है। इसने श्रम के लिए भारी मांग उत्पन्न की। इस मांग ने 17 से 19वीं सदी के मध्य संस्था के रूप में दास्ता व दासों का व्यापार प्रारंभ किया। तो हमें ये उदाहरण याद रखना है कि जैसे ही रोपण कृषि की शुरुआत की गई यानी नकदी फसलों की अधिक से अधिक खेती की जाने लगी, गन्ना, चाय, कपास आदि इन नकदी फसलों के उदाहरण हैं, और इसके फलस्वरूप श्रम की भारी मांग उत्पन्न हुई। और ये जो श्रम की भारी मांग थी इसके कारण ही 17वीं से 19वीं जो सदी थी उसके मध्य दास्ता एक संस्था के रूप में उभर के आई और दासों का व्यापार प्रारंभ हो गया। भारत में भी असम के चाय बागानों में काम करने वाले अधिकतर लोग पूर्वी भारत के थे जिन्हें बाध्य हो श्रम के लिए प्रवास करना पड़ा। तो ऐसा ही हमारे देश में भी हुआ, यानी भारत में जो असम में चाय के बागानों की शुरुआत की गई, वहाँ रोपण कृषि के रूप में चाय की खेती की शुरुआत की गई। तो वहाँ पर भी जो बागानों में काम करने वाले अधिकतर लोग थे वे पूर्वी भारत के थे और उन्हें बाध्य रूप से श्रम करने को मजबूर होना पड़ा। उन्हें प्रवास करके लाया गया वहाँ पर श्रम करने के लिए। प्रश्न संख्या 6 है, सामाजिक व्यवस्था का क्या अर्थ है, इसे कैसे बनाए रखा जा सकता है। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है और इस व्यवस्था को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है, आइए देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था का तात्पर्य सामाजिक घटनाओं की नियमित तथा क्रमबद्ध पद्धति से है। तो बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था जो है यह सामाजिक घटनाओं की एक नियमित और क्रमबद्ध पद्धति को प्रदर्शित
करता है। सामाजिक व्यवस्था संरचनात्मक तत्वों के मान्य संबंधों का समुच्चय है। सामाजिक व्यवस्था वास्तव में कुछ संरचनात्मक तत्वों के मान्य संबंधों का एक समुच्चय प्रदर्शित करती है। सामाजिक व्यवस्था की संरचना व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया से होती है और सामाजिक व्यवस्था की जो संरचना है यह व्यक्तियों के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसी से ही उत्पन्न होती है। अतः यह भूमिकाओं का समुच्चय है तथा यह समाज स्वीकृत मानकों तथा मूल्यों का समुच्चय है। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो सामाजिक व्यवस्था है यह भूमिकाओं का भी समुच्चय है और समाज स्वीकृत विभिन्न मानकों और मूल्यों का भी एक समुच्चय है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, तो किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है? तो पहला बिंदु है सुस्थापित सामाजिक प्रणालियों के माध्यम से। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुस्थापित सामाजिक प्रणालियों का उपयोग होता है। सामाजिक व्यवस्था की सुस्थापित सामाजिक प्रणालियां परिवर्तन का प्रतिरोध तथा उसे विनियमित कर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती हैं। तो किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रतिरोध करके ये जो सामाजिक प्रणालियां हैं जो कि पहले से सुस्थापित हैं, ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती हैं। प्रत्येक समाज को अपने आप को समय के साथ पुनरुत्पादित करना तथा उसके स्थायित्व को बनाए रखना पड़ता है। तो प्रत्येक समाज को समय के साथ साथ क्या करना पड़ता है? अपने आप को एक प्रकार से पुनरुत्पादित करना पड़ता है और उसके स्थायित्व को बनाए रखना भी पड़ता है। स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि चीज़ें कमोबेश वैसी ही रहें जैसी वे हैं, और समाज में स्थायित्व के लिए या सामाजिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए यह आवश्यक होता है कि चीज़ें कमोबेश यानी लगभग वैसी ही रहें जैसे कि वो पहले से हैं। अर्थात व्यक्ति लगातार समान नियमों का पालन करता रहे, समान क्रियाएं एक ही प्रकार के परिणाम दें और साधारण व्यक्ति तथा संस्थाएं पूर्वानुमानित रूप से आचरण करें। ऐसा करके सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। तो इसके लिए यानी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि व्यक्ति समान नियमों का पालन करते रहें, इसके अतिरिक्त समान क्रियाएं एक ही प्रकार के हमेशा परिणाम देती रहें और साधारण व्यक्ति और संस्थाएं जो हैं वो एक पूर्व अनुमानित रूप से ही आचरण करें या वैसा ही निश्चित व्यवहार करें जो पहले से ही निर्धारित है, और ऐसा करके ही सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। दूसरा बिंदु है शासक तथा प्रभावशाली वर्ग द्वारा परिवर्तन का विरोध। कि किसी भी समाज में सामाजिक व्यवस्था बने रखने का एक बड़ा कारण है कि शासक और प्रभावशाली वर्ग जो हैं वे अक्सर परिवर्तन का विरोध करते हैं। अधिकतर समाज असंगत रूप से स्तरीकृत होते हैं, अर्थात सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक संसाधनों, सामाजिक स्तर तथा राजनीतिक शक्ति के संदर्भ में विभिन्न वर्गों की स्थिति भिन्न है। तो बिल्कुल अधिकतर समाजों की हम बात करें तो अधिकतर समाज जो हैं वो निश्चित आधारों पर या असंगत रूप से स्तरीकृत होते हैं, यानी सब कुछ वहाँ समान रूप से नहीं बटा होता है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम बात करें आर्थिक संसाधनों की, हम बात करें सामाजिक स्तर की और साथ ही हम बात करें राजनीतिक शक्ति की, तो इस संदर्भ में अलग अलग वर्गों की जो स्थिति है वो सदैव अलग अलग रही है। जिनकी स्थिति अनुकूल है वे यथास्थिति चाहते हैं तथा जो विपरीत परिस्थितियों में हैं वे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो स्पष्ट है कि ऐसे वर्ग जिनकी स्थिति पहले से अनुकूल होती है वे हमेशा यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, और ऐसे सभी वर्ग जिनकी स्थिति विपरीत परिस्थितियों की होती है वे हमेशा चाहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए। इस प्रकार समाज के शासक तथा प्रभावशाली वर्ग अनुकूल स्थिति में होने के कारण सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं, क्योंकि यह परिवर्तन उनकी स्थिति को बदल सकता है। तो बिल्कुल जो किसी समाज विशेष के शासक वर्ग होते हैं, प्रभावशाली वर्ग होते हैं, वे किसी भी प्रकार के परिवर्तनों का विरोध करते हैं क्योंकि उनकी स्थिति समाज में काफ़ी अनुकूल होती है, और ये स्थिति उनकी और ये जो परिवर्तन होंगे वो उनकी स्थिति को बदल सकता है, इस बात का उन्हें डर होता है। अतः सामाजिक व्यवस्था के स्थायित्व में उनका हित निहित होता है।
सामान्यतः ये प्रभावशाली वर्ग परिवर्तन के प्रतिरोध में सफल रहते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के विरोध में इन वर्गों का खुद का हित निहित होता है और अक्सर ये प्रभावशाली वर्ग जो हैं वो परिवर्तन के प्रतिरोध में काफ़ी सफल भी रहते हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक व्यवस्था को दो तरीके से बनाए रखा जा सकता है। पहला, जहाँ व्यक्ति नियमों तथा मानदंडों को स्वतः मानते हों, और दूसरा, जहाँ व्यक्तियों को मानदंडों को मानने के लिए बाध्य किया जाता हो। तो जो निष्कर्ष है वो यही है कि किसी भी समाज विशेष की सामाजिक जो व्यवस्था है उसे बनाए रखने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि जहाँ पर व्यक्ति नियमों और मानदंडों को स्वतः ही मान लेते हों और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हों, और दूसरा है कि जहाँ व्यक्तियों को मानदंडों को मानने के लिए बाध्य किया जाता हो, मजबूर किया जाता हो। प्रश्न संख्या 7 है, सत्ता क्या है तथा यह प्रभुता तथा कानून से कैसे संबंधित है। तो सत्ता का अर्थ क्या है, प्रभुता और कानून से इसका क्या संबंध है, आइए देखते हैं। सत्ता का अर्थ है कि समाज के अन्य सदस्य जो इसके नियमों तथा नियमावलियों को मानने के लिए तैयार हैं तथा इस सत्ता को एक सही क्षेत्र में मानने को बाध्य हों। तो सत्ता का यही अर्थ है कि समाज के जो अन्य सदस्य हैं वे उस सत्ता के नियमों को, नियमावलियों को मानने को तैयार रहते हैं और साथ के साथ इस सत्ता को एक सही क्षेत्र में मानने को उन पर बाध्यता भी होती है। उदाहरण के लिए, एक जज का कार्यक्षेत्र कोर्ट रूम होता है और जब नागरिक कोर्ट में होते हैं तो उन्हें जज की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि एक जज का जो कार्यक्षेत्र होता है वो कोर्ट रूम होता है, यानी उस कार्यक्षेत्र में उसी की सत्ता होती है और इस कारण से जब नागरिक कोर्ट में होते हैं तो जज की बातों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। सड़क पर उसे पुलिस की कानूनी सत्ता को मानना पड़ेगा और शिक्षक की सत्ता अपने छात्रों पर कक्षा के अंदर होती है। तो बिल्कुल सड़क पर लोगों को पुलिस की सत्ता को मानना पड़ता है और यदि हम बात करते हैं शिक्षक की सत्ता की तो शिक्षक भी अपनी सत्ता रखता है, लेकिन यह सत्ता सीमित होती है उसके छात्रों पर। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कानूनी शक्ति है। तो मैक्स वेबर का कहना है कि सत्ता वास्तव में क्या है, एक प्रकार की कानूनी शक्ति है। सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता का तात्पर्य निर्णय लेने के अधिकतर तथा दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को अपनी इच्छानुसार तथा संबंधित व्यक्तियों की इच्छा के विरुद्ध प्रभावित करने की शक्ति है। तो सी राइट मिल्स ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया है, तो उनका मानना है कि सत्ता का तात्पर्य निर्णय लेने के अधिकार होना। तो किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के पास निर्णय लेने के अधिकार रहना उनकी सत्ता को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा दूसरे व्यक्तियों के जो व्यवहार हैं उन्हें अपनी इच्छानुसार और जो संबंधित व्यक्ति हैं जिनके व्यवहार की हम बात करें उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी प्रकार से प्रभावित करने की जो शक्ति है वही सत्ता कहलाती है। सत्ता समाज द्वारा स्वीकृत प्रभुत्व है। आधुनिक समाजों में राज्य के प्रमुख द्वारा प्रयोग किए जाने वाला बल वस्तुतः सत्ता है। अतः जब शक्ति को वैधता प्रदान कर दी जाती है तो यह सत्ता का रूप धारण कर लेती है। तो बिल्कुल सत्ता क्या है, तो सत्ता समाज द्वारा स्वीकृत प्रभुत्व है। आधुनिक समाजों में राज्यों के जो प्रमुख होते हैं उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाला बल ही क्या है, एक प्रकार से सत्ता है। अतः जब शक्ति को वैधता मिल जाती है, जब शक्ति वैध हो जाती है तो यह सत्ता का रूप धारण कर लेती है। सत्ता का प्रभुता और कानून से संबंध प्रभाव शक्ति के तहत कार्य करता है, परंतु इनमें से अधिकांश शक्ति वास्तव में कानूनी शक्ति अर्थात सत्ता होती है, जिसका एक बृहत्तर भाग कानून द्वारा संहिताबद्ध होता है। तो हम यहाँ बात करते हैं प्रभाव की, तो प्रभाव शक्ति के तहत ही कार्य करता है, परंतु इनमें से अधिकांश शक्ति वास्तव में किस प्रकार की शक्ति होती है, कानूनी शक्ति होती है। अर्थात एक ऐसी सत्ता होती है जिसका कि एक बड़ा भाग जो है वो कानून द्वारा संहिताबद्ध किया जाता है, यानी लिखित रूप में उपलब्ध होता है। इस प्रकार प्रभाव यानी प्रभुता तथा कानून सत्ता से संबंधित होता है। सत्ता के प्रभुता और कानून के संबंध को स्पष्ट करने के लिए
सत्ता को मोटे रूप में दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। तो यदि हम सत्ता के प्रभुता और कानून से संबंध को और स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं तो हम इसके लिए सत्ता को दो अलग अलग प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, औपचारिक सत्ता या कानूनी सत्ता। औपचारिक सत्ता का स्वरूप कानूनी होता है। इसके विशेषाधिकार सीमित तथा कानून के द्वारा सुपरिभाषित होते हैं। इस सत्ता का समावेश व्यक्ति विशेष में निहित न होकर उसके पद तथा परिस्थिति में निहित होता है। तो बिल्कुल औपचारिक सत्ता या कानूनी सत्ता को हम अगर समझना चाहें तो हमें याद रखना है कि इसका स्वरूप कानूनी होता है, साथ के साथ इसके विशेषाधिकार काफ़ी सीमित होते हैं और कानून के द्वारा सुपरिभाषित होते हैं। और ये जो सत्ता का समावेश है ये व्यक्ति में निहित नहीं होता है, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होता है, अपितु यह पद तथा परिस्थिति में ही निहित होता है। वो पद बना रहता है और उस पद या परिस्थिति को धारण करने वाले जो व्यक्ति हैं वे बदलते रहते हैं और यह पद तथा परिस्थिति कानून द्वारा निर्धारित होती हैं। आधुनिक औद्योगिक समाजों में नौकरशाही औपचारिक सत्ता का उपयुक्त उदाहरण है। तो बिल्कुल यह पद और परिस्थिति जो हैं ये कानून द्वारा ही निर्धारित होते हैं और आज के आधुनिक औद्योगिक समाजों में नौकरशाही औपचारिक सत्ता का एक उपयुक्त उदाहरण है। तो दूसरे प्रकार की सत्ता है अनौपचारिक सत्ता। अनौपचारिक सत्ता का आधार शक्ति का प्रभाव या उसकी प्रभुता होती है। तो अनौपचारिक सत्ता का आधार कानूनी नहीं होता है, इसका आधार होता है शक्ति का प्रभाव या व्यक्ति विशेष की प्रभुता। धार्मिक वर्ग के नेता अथवा छोटी संस्थाओं के अल्पसंख्यक धार्मिक वर्ग औपचारिक हुए बिना भी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। तो इस संबंध में हमें याद रखना है कि किसी भी धार्मिक वर्ग के जो नेता होते हैं या किसी विशेष समाज की हम बात करेंगे तो वहाँ छोटी संस्थाओं के जो अल्पसंख्यक धार्मिक वर्ग होते हैं वे औपचारिक न होते हुए भी काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति का करिश्माई व्यक्तित्व शिक्षाविद, कलाकार, लेखक तथा अन्य बुद्धिजीवी वर्ग अपने अपने क्षेत्रों में बिना कानूनी शक्ति प्राप्त किए काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। और इसी प्रकार हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिनका काफ़ी करिश्माई व्यक्तित्व होता है, कुछ बड़े शिक्षाविद, कुछ प्रसिद्ध कलाकार, कुछ बहुत प्रसिद्ध लेखक और अन्य बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग होते हैं ये अपने अपने क्षेत्रों में बिना किसी प्रकार की कानूनी शक्ति को प्राप्त किए ही काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, यानी काफ़ी प्रभुत्व रखते हैं। उनकी यह सत्ता उनके व्यक्तिगत प्रभाव के कारण होती है। तो उनकी ये सत्ता किसी विशेष पद या प्रतिष्ठा के कारण ना हो करके, किसी विशेष परिस्थिति के कारण ना हो करके उनके व्यक्तिगत प्रभाव के कारण होती है। अतः स्पष्ट है कि सत्ता का कानून तथा प्रभुता से घनिष्ठ संबंध है। शक्ति कानून या प्रभुता या दोनों का आधार पाकर सत्ता का रूप धारण करती है। तो यह स्पष्ट है हमारे पास कि सत्ता का कानून और प्रभुता से एक घनिष्ठ संबंध होता है। शक्ति जो है वो कानून या प्रभुता या दोनों का आधार पाकर ही सत्ता का रूप ग्रहण करती है। प्रश्न 8 है, गांव, कस्बा तथा नगर एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? तो गांव, कस्बा और नगर में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। पहला, जनसंख्या के घनत्व के आधार पर अंतर। तो जनसंख्या के घनत्व के आधार पर गांव, कस्बा और नगर अलग अलग होते हैं। कस्बा तथा नगर में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जबकि गांव में कस्बा व नगर की तुलना में जनसंख्या का घनत्व कम होता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम बात करते हैं कस्बे और नगर की, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक होता है और उनकी तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में जनसंख्या घनत्व तुलनात्मक रूप से कम होता है। भारतीय जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर या अधिक वाला स्थान नगर या कस्बा होता है। तो हम भारतीय जो जनगणना है उसके अनुसार देखें तो जनसंख्या का जो घनत्व है यदि 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर या इससे अधिक होता है तो वह क्षेत्र जो है, वह स्थान जो है वह नगर या कस्बा घोषित किया जाता है और 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर घनत्व से कम वाला स्थान गांव कहलाता है। और इस विशेष घनत्व से कम वाला जो स्थान है, यानी जहां 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से कम होता है घनत्व, उन सभी स्थानों को गांव में सम्मिलित किया जाता है। दूसरा आधार है कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। तो गांव, शहर और गांव, कस्बे और नगर में एक दूसरा मुख्य अंतर होता है कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात।
शहरों तथा कस्बों से गांव को उनके आर्थिक प्रारूप में कृषिजन्य क्रियाकलापों में एक बड़े भाग के आधार पर भी अलग किया जाता है। दूसरे शब्दों में गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती हैं जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। तो हम यह चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि गांव में जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वे कृषि आधारित होते हैं और वहाँ पर जो वस्तुएं होती हैं वो अधिकतर कृषि उत्पादों के रूप में होती हैं और सभी आर्थिक क्रियाएं कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ी हुई होती हैं। दूसरी तरफ नगरों और कस्बों की आबादी गैर कृषि व्यवसायों से जुड़ी होती है। तो बिल्कुल जब हम बात करते हैं नगरों की, कस्बों की, तो वहाँ की जो आबादी होती है वह गैर कृषि व्यवसायों से जुड़ी होती है। तीसरी हम बात करते हैं कस्बा तथा नगर में अंतर। तो अब तक तो हमने गांव और कस्बे और नगर की बात साथ में की, अब हम अलग से कस्बे और नगर में क्या अंतर है ये भी जान लेते हैं। एक कस्बा तथा नगर मुख्यतः एक ही प्रकार के व्यवस्थापन होते हैं। इनके अंतर का आधार आकार का तथा प्रशासन संबंधी होता है। तो बिल्कुल हमें ध्यान रखना है कि कस्बा और नगर जो हैं ये वास्तव में एक ही प्रकार के व्यवस्थापन होते हैं। इनमें जो मुख्य अंतर होता है वो या तो आकार का होता है या फिर प्रशासन संबंधी होता है। जैसे कस्बों की तुलना में नगरों का आकार बड़ा होता है। तो बिल्कुल कस्बों की तुलना यदि हम करते हैं नगरों से तो कस्बों की तुलना में नगर बहुत अधिक बड़े होते हैं। दूसरा, कस्बों की तुलना में नगरों में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है। यदि कस्बों और नगरों की तुलना की जाए तो कस्बों की तुलना में नगरों में जनसंख्या घनत्व और भी अधिक होता है। तीसरा, कस्बे की प्रशासनिक व्यवस्था नगर पालिका के अधीन होती है और नगरों की नगर परिषद तथा नगर निगम के अधीन होती है। तो बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था में भी अंतर होता है। तो कस्बे की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो नगर पालिका के अधीन होती है, लेकिन नगर की नगर परिषद और नगर निगम के अधीन होती है। चौथा अंतर है वह स्थान जिसकी जनसंख्या 1 लाख या अधिक होती है नगर कहलाता है और 5000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाला स्थान कस्बा कहलाता है। तो ऐसा कोई स्थान जहाँ की जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक होती है उसे हम नगर की श्रेणी में रखते हैं और 5000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले स्थान को कस्बे की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं क्या हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं ये हम जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं, पहला, मुख्य व्यवसाय कृषि। तो ये चर्चा हम पिछले कुछ प्रश्नों में कर चुके हैं। गाँवों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि तथा कृषि से संबंधित व्यवसाय से जुड़ा होता है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती हैं जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। दूसरा, लघु आकार। ग्राम का आकार छोटा होता है। इसके छोटे आकार का मुख्य कारण कृषि है। कृषि के लिए पर्याप्त भूमि चाहिए। एक कृषक को अपने जीवन यापन के लिए कम से कम 2.5 एकड़ भूमि आवश्यक होती है। यदि एक गांव में 200 परिवार हैं तो उनके लिए कम से कम 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि नगरों में इतनी ज़मीन पर हज़ारों परिवार निवास करते हुए अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक मुख्य जो सामाजिक व्यवस्था का यहाँ महत्वपूर्ण चिन्ह है वह है लघु आकार। तो गांव का आकार कैसा होता है, काफ़ी छोटा होता है और इसके छोटे आकार का जो मुख्य कारण है वह भी क्या है, कृषि है। तो कृषि के लिए क्या चाहिए, पर्याप्त मात्रा में भूमि चाहिए और एक कृषक को अपने जीवन यापन के लिए कम से कम 2.5 एकड़ भूमि आवश्यक मानी जाती है। इस कारण एक गाँव में यदि 200 परिवार भी रहते हैं तो उनके लिए कम से कम 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ती है। और नगरों की अगर हम बात करते हैं तो इतनी ज़मीन में यानी 500 एकड़ ज़मीन में तो नगरों में बहुत सारे परिवार निवास करते हैं और वहाँ अधिक ज़मीन की आवश्यकता प्रत्येक परिवार को नहीं होती, क्योंकि वे कृषि के व्यवसाय में संलग्न नहीं होते हैं, वे अन्य विभिन्न व्यवसायों में संलग्न होते हैं। तीसरा,
जनसंख्या का कम घनत्व। गाँव में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। कृषि और पशुपालन व्यवसाय के लिए प्रति व्यक्ति अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, क्योंकि कम भूमि में ये व्यवसाय संभव नहीं है। तो बिल्कुल गाँव में क्या है, जनसंख्या का घनत्व तुलनात्मक रूप से कम होता है, और ये जो कम जनसंख्या घनत्व है वो प्रति व्यक्ति भूमि की अधिक आवश्यकता को भी प्रदर्शित करता है। चौथा, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष तथा प्राथमिक संबंध। गांव अधिकांशतः व्यक्तिगत तथा प्रत्यक्ष संबंधों का अनुमोदन करते हैं। गांव के लोग एक दूसरे को देखकर पहचान लेते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है गांव की सामाजिक व्यवस्था की, कि वहाँ पर प्रत्यक्ष संबंध अधिक होते हैं। वहाँ के सभी लोग एक दूसरे को देखकर आसानी से पहचान लेते हैं। प्राथमिक संबंधों के कारण गांव के प्रत्येक व्यक्ति को उस गांव के अन्य व्यक्तियों के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। यहाँ गांव के लोग पड़ोस, चौपाल की बैठक, बिरादरी की बैठक आदि के रूप में नित्य परस्पर किसी न किसी रूप में मिलते रहते हैं। इनके कार्य और जीवन का क्षेत्र सीमित और छोटा होने के कारण इनमें व्यक्तिगत तथा प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। तो बिल्कुल प्राथमिक संबंधों की अधिकता का भी एक स्पष्ट कारण है कि गाँव में सभी एक दूसरे के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं, और ये अक्सर पड़ोस में, चौपाल की बैठक में, बिरादरियों की बैठक में एक दूसरे से निरंतर नित्य रूप में मिलते रहते हैं, एक दूसरे से अंतर्क्रिया करते रहते हैं, और इनके कार्य और जीवन जो है उनका क्षेत्र काफ़ी सीमित होता है, और इस कारण से इनमें व्यक्तिगत और प्राथमिक संबंध अच्छे से विकसित होते हैं। पांचवा है परंपरागत समाज। ग्रामीण समाज परंपरागत समाज है। अधिकांश गांवों की सामाजिक संरचना परंपरागत तरीकों से चालित होती है, इसलिए संस्थाएं जैसे जाति, धर्म तथा सांस्कृतिक एवं परंपरागत सामाजिक प्रथाओं के दूसरे स्वरूप यहाँ अधिक प्रभावशाली हैं। तो हम बात करें यदि ग्रामीण समाज की, तो ये अधिक परंपरागत भी होते हैं, और गाँव की जो सामाजिक संरचना है यह परंपरागत तरीकों से ही चालित होती हैं। वहाँ विभिन्न हम संस्थाओं की अगर बात करते हैं, जाति की, धर्म की, सांस्कृतिक जो संस्थाएं हैं उनकी, या फिर परंपरागत सामाजिक प्रथाओं की, तो यहाँ हमें कुछ दूसरे पुराने ही प्रचलित रूप देखने को मिलते हैं। यथा ग्रामीण धर्म और उनके देवी देवता जीवन के साथ चलते हैं और उनके साथ खेतों और खलिहानों में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए एक विशेष उदाहरण हम देख सकते हैं कि गाँव में धर्म और उनके जो देवी देवता हैं वो उनके जीवन के साथ साथ ही चलते हैं, यहाँ तक कि खेतों खलिहानों में उनके साथ कार्य भी करते हैं। ग्रामीण समाज में असंख्य देवी देवता बाबा हैं जो उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इनके पीछे किसी न किसी प्रकार की गाथाएं जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण सांस्कृतिक प्रतिमान में अंधविश्वासी परंपराओं की एक शक्तिशाली श्रृंखला है जिससे व्यक्ति आज भी जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल ग्रामीण समाज में असंख्य देवी देवता माने जाते हैं, कई बाबा माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि ये ही उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं, और इस मान्यता के पीछे किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई गाथाएं जुड़ी होती हैं। ग्रामीण सांस्कृतिक प्रतिमान में अंधविश्वासी जो परंपराएं हैं ये काफ़ी गहराई से जुड़ी होती है, तो इनकी एक शक्तिशाली श्रृंखला होती है जिससे वहाँ के व्यक्ति आज भी अपने आप को अलग नहीं कर पाए हैं। छठा है धीमी गति से परिवर्तन। जब तक कोई विशिष्ट परिस्थितियां न हो, गांव में परिवर्तन नगरों की अपेक्षा धीमी गति से होता है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में अभिव्यक्ति के दायरे बहुत कम होते हैं। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि जब तक कोई विशिष्ट परिस्थितियां उत्पन्न ना हो जाएं, गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन जो हैं वो काफ़ी धीमी गति से होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभिव्यक्ति के दायरे भी बहुत ही कम होते हैं। व्यक्ति समुदाय के साथ सीधे जुड़े होते हैं, प्रभावशाली वर्ग अधिक शक्तिशाली होते हैं तथा वहाँ शक्ति संरचना मजबूत होती है जिसे उखाड़ फेंकना बहुत कठिन होता है। इन कारणों से गाँव में परिवर्तन की गति नगरों की अपेक्षा बहुत धीमी होती है। तो बिल्कुल अगर हम बात करते हैं गाँव की, तो वहाँ पर लोग अपने समुदायों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। जो प्रभावशाली वर्ग होता है वो बहुत अधिक शक्ति रखता है, वहाँ की शक्ति संरचना अपने आप में काफ़ी मजबूत होती है, इसलिए उसे उखाड़ फेंकना या उसे बदलना आसान नहीं होता है, यह काफ़ी कठिन होता है। और इन सभी कारणों से ही परिवर्तन की गति नगरों की तुलना में गाँव में काफ़ी
धीमी पाई जाती है। 7वां है एकता की भावना। गाँव में प्राय एकता की भावना पाई जाती है। ग्रामीण समाज में अधिकांश व्यक्ति कृषक होते हैं और कुछ इनके सहायक, सभी एक सा कार्य करते हैं। लघु आकार, कम घनत्व और समान कार्य के कारण इनमें प्राथमिक संबंध विकसित हो जाते हैं जो वहाँ की एकता के आधार पर होते हैं। गाँव की विभिन्न जातियों, धर्मों व भिन्न भिन्न उपसंस्कृतियों के लोग रहते हैं। तो बिल्कुल गाँव में ये भी देखा जाता है कि वहाँ एकता की भावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कारण क्या है? कारण ये है कि वहाँ पर अधिकतर लोग कृषि कार्य ही करते हैं। लघु आकार होता है, सभी एक सा कार्य करते हैं, कम घनत्व पाया जाता है। इस कारण से वहाँ पर लोगों में प्राथमिक संबंध अच्छे से विकसित हो जाते हैं और इसके साथ साथ वहाँ की एकता का आधार भी बनते हैं। गांव में अक्सर अलग अलग जातियों, धर्मों और भिन्न भिन्न उपसंस्कृतियों के जो लोग हैं वे रहते हैं, लेकिन सभी लगभग समान प्रकार का जीवन जीते हैं। उनके व्यवसाय, भाषा, आचार विचार, जीवन के प्रति दृष्टिकोण प्राय एक रूप होते हैं। तो ये अलग अलग धर्मों, जातियों, संस्कृतियों के लोग रहते हुए भी उन सबका जीवन है वो लगभग समान प्रकार का होता है। उनके व्यवसाय, भाषा, आचार विचार और यहाँ तक कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भी एक बड़ी समानता देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 10 है, नगरीय क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो नगरीय क्षेत्रों की जो सामाजिक व्यवस्था है वो कुछ चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। ये चुनौतियां कौन सी हैं, आइए देखते हैं। नगरीय क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। नगर ग्रामों का बड़ा रूप है, लेकिन यहाँ सभी लोग गैर कृषि व्यवसाय करते हैं। जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। लोगों में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ अवसरों की अधिकता होती है तथा सामाजिक गतिशीलता होती है। तो बिल्कुल ये चर्चा हम पहले कुछ प्रश्नों में भी कर चुके हैं कि नगरों की स्थिति ग्रामों से अलग होती है। वहाँ पर गैर कृषि व्यवसाय करते हैं लोग, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। लोगों में प्राथमिक संबंधों के बजाय द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है और इसके अलावा वहाँ पर अवसरों की अधिकता के साथ साथ काफ़ी अधिक गतिशीलता भी पाई जाती हैं। स्वार्थ और व्यक्तिवाद को नगरीय जीवन में बढ़ावा मिलता है। यहाँ सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसीलिए अधिकांश कलाकारों, लेखकों तथा मनीषियों ने नगर को व्यक्ति का स्वर्ग कहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर व्यक्तिवाद को, व्यक्तिगत जीवन को एक बढ़ावा मिलता है। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद होने के कारण ही शायद विभिन्न लेखकों, कलाकारों और मनीषियों ने नगर को व्यक्ति के लिए स्वर्ग के रूप में माना है या स्वर्ग कहा है। लेकिन नगरीय क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था के सामने भी आज अनेक चुनौतियां हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। पहली चुनौती है स्वतंत्रता और अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त। तो इन नगरों में स्वतंत्रता और अवसर सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। यद्यपि नगरों में स्वतंत्रता तथा अवसरों की अधिकता होती है, लेकिन ये स्वतंत्रताएं और अवसर सभी को समान रूप से प्राप्त नहीं हैं, बल्कि केवल कुछ व्यक्तियों को प्राप्त हैं। यहाँ केवल सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक ही पूर्ण रूपेण उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। अधिकांश व्यक्ति जो नगरों में रहते हैं बाध्यताओं में ही सीमित रहते हैं तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सभी को एक प्रकार के अधिकार या सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है। खासकर सिर्फ सामाजिक या आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त जो अल्पसंख्यक हैं वे ही एक उन्मुक्त और संतुष्ट जीवन नगरों में जी पाते हैं। दूसरा, समूह पहचान का विकास। नगर समूह पहचान के विकास को बढ़ावा देते हैं। यहाँ प्रजाति, धर्म, नृजातीयता, जाति, प्रदेश तथा समूह नगरीय जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नगरों में बल्कि जो समूह पहचान है उसको विकसित किया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है। कम स्थान में अत्यधिक लोगों का जमाव इस पहचान को और तीव्र करता है तथा उन्हें अस्तित्व, प्रतिरोध तथा दृढ़ता की रणनीति का अंग बनाता है। तो कम जगह में बहुत सारे लोगों का जमाव जो है ये इस समूह पहचान को और गहरा करता है और तीव्र करता है और साथ ही लोगों में अस्तित्व की, प्रतिरोध की और दृढ़ता की रणनीति का भी बीज बोता है या सभी लोगों को उसका एक हिस्सा बना देता है। तीसरा है
स्थान की समस्या से उपजी चुनौतियां। नगर की अधिकांश समस्याओं का संबंध स्थान के प्रश्न से जुड़ा है। जनसंख्या का उच्च घनत्व स्थान पर अत्यधिक जोर देता है तथा अनेक जटिल समस्याएं खड़ी करता है। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी समस्या जो नगरों में व्याप्त होती है वो स्थान की समस्या से ही उत्पन्न होती है। जैसे संगठन तथा प्रबंधन की समस्या। नगर में सामाजिक व्यवस्था की बुनियादी कड़ी है संगठन और प्रबंधन की व्यवस्था। इसके लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन उपलब्ध कराना ताकि कर्मचारियों की बड़ी संख्या को कार्यस्थल तक लाया तथा वहां से ले जाया सके, आवासीय, सरकारी अथवा औद्योगिक भूमि उपयोग क्षेत्र के सह अस्तित्व की व्यवस्था करना तथा जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस, जन सुरक्षा तथा नगर के शासन पर नियंत्रण की व्यवस्था करना आदि। तो वहाँ यानी नगरों में वास्तव में प्रशासन से संबंधित भी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सभी लोगों के लिए आवासीय पद्धति को सुचारू रूप से जारी करना, जन यातायात के साधनों को उपलब्ध कराना ताकि जो भी कर्मचारी हैं वे अपने निवास स्थान से अपने कार्यस्थल तक जा सके, वहाँ से पुनः आसानी से वापस आ सके। आवासीय, सरकारी और जो औद्योगिक भूमि हैं इन भूमियों के उपयोग क्षेत्र के सह अस्तित्व की व्यवस्था करना, यानी सभी प्रकार की भूमि उचित रूप से प्राप्त हो। इसके साथ साथ जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस, जन सुरक्षा और नगर के शासन पर संपूर्ण रूप से या सही प्रकार से नियंत्रण की व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इनमें से प्रत्येक कार्य अपने आप में वृहद उपक्रम है तथा योजना, क्रियान्विति और रख रखाव की दुर्जय चुनौती देता है। तो ये सभी कार्य अपने आप में बहुत ही बड़े उपक्रम होते हैं और इनकी योजना करना, इनकी क्रियान्विति वास्तव में करना और इन सभी का रख रखाव करना एक बहुत ही जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है। विभाजन तथा तनाव। नगरों में समूह, निर्जातीयता, धर्म, जाति आदि का विभाजन पाया जाता है तथा इनमें विभाजन की चेतना तीव्र पाई जाती है। इस कारण यहाँ विभाजन के कार्य निरंतर चलते रहते हैं। विभाजन के ये कार्य तनाव पैदा करते रहते हैं। तो नगरों में ये जो समूह की पहचान है ये बड़ा मुद्दा होती है। धर्म की बात करें, निर्जातीयता की, जाति की, इन सब में विभाजन पाया जाता है और विभाजन की चेतना भी नगर के लोगों में अधिक पाई जाती है और इस कारण विभाजन कार्य यहाँ निरंतर चलता रहता है और विभाजन के कारण ही तनाव भी उत्पन्न होता है। गंदी बस्तियां। नगरों में स्थान की कमी से जुड़ी एक प्रमुख समस्या आवास की है। यहाँ गरीबों के लिए आवास की समस्या एक चुनौती बनी हुई है। इस समस्या को यहाँ बेघर, सड़क पर चलने वाले लोग जन्म देते हैं जो सड़कों, फुटपाथों, पुलों तथा फ्लाईओवर के नीचे खाली बिल्डिंग तथा अन्य खाली स्थानों पर रहते तथा जीवन यापन करते हैं। इसी समस्या ने शहरों में गंदी बस्तियों को जन्म दिया है। तो नगरों में जो स्थान की कमी होती है, स्थान की समस्या होती है, उसके कारण आवास की समस्या उत्पन्न होती है और गरीबों के लिए आवास की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस कारण वहाँ पर कई सारे बेघर लोग होते हैं, सड़क पर चलने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग होते हैं जो सड़कों, फुटपाथों, पुलों या फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं, खाली बिल्डिंगों में सोते हैं, अन्य खाली स्थानों पर रहने लगते हैं और इन सब के फलस्वरूप ही धीरे धीरे गंदी बस्तियों का उत्पन्न होना दिखाई देता है। यह बस्ती एक भीड़ भाड़ तथा घिचपिच वाला रिहायशी इलाका होता है जहाँ जन सुविधाओं का अभाव होता है तथा वे बस्तियाँ झुग्गी झोपड़ियों के रूप में होती हैं। तो ये जो गंदी बस्तियां हैं ये वास्तव में भीड़ भाड़ और बहुत ही घिचपिच वाला इलाका होता है। यहाँ किसी भी प्रकार की जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। ये बस्तियां झुग्गी झोपड़ियों के रूप में ही होती है, कोई पक्के मकान वहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। ये बस्तियां दादाओं की जन्मभूमि होती हैं तथा ये बस्तियां गैर कानूनी धंधों, अपराधों तथा भूमि संबंधित गैंग के अड्डे बन जाते हैं। ये गंदी बस्तियां आज नगरों की प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। तो ये बस्तियां ही होती हैं जो वहाँ पर दादाओं की जन्मभूमि बन जाती हैं। ये बस्तियों में ही बहुत गैर कानूनी धंधे शुरू होते हैं, अलग अलग अपराध करने वाले लोग वहाँ पाए जाते हैं, भूमि संबंधित गैंग के ये स्थान अड्डे बन जाते हैं और गंदी बस्तियां ही वास्तव में नगरों की सबसे बड़ी चुनौती आज बनी हुई हैं।
चौथा है सामूहिक तनाव तथा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया। नगरों में मनुष्य कहाँ और कैसे रहेंगे, यह प्रश्न सामाजिक सांस्कृतिक पहचान पर आधारित होता है। तो बिल्कुल नगरों में समूहीकरण और पृथक्कीकरण की प्रक्रिया भी पाई जाती है, यानी पूरे नगर में कौन से लोग कहाँ रहेंगे ये उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान पर आधारित होता है। नगरीय आवासीय क्षेत्र प्राय समूह तथा अधिकतर प्रजाति, जनजातीयता, धर्म तथा अन्य कारकों द्वारा विभाजित होते हैं। इन पहचानों के बीच तनाव पृथक्कीकरण की प्रक्रिया के रूप में सामने आता है। उदाहरण के लिए भारत में विभिन्न धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव विशेषकर हिंदुओं तथा मुसलमानों में देखा जा सकता है। ये सांप्रदायिक तनाव सांप्रदायिक दंगों को एक विशिष्ट देशिक रूप में दे देते हैं, जो बस्तीकरण की नवीन प्रक्रिया घेटोइजेशन को बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल इसकी चर्चा भी हम अध्याय में कर चुके थे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो नगर होते हैं वहाँ पर ये जो पहचाने हैं जाति संबंधित, प्रजाति संबंधित, धर्म संबंधित, ये और गहरी हो जाती हैं और इन पहचानों के बीच ही धीरे धीरे पृथक्कीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने लगती है। और हम हमारे उदाहरण देख सकते हैं हमारे देश का। तो हमारे देश में विभिन्न धर्मों के बीच में सांप्रदायिक तनाव विशेष करके हिंदू और मुसलमानों में ये देखा जा सकता है। ये सांप्रदायिक तनाव ही सांप्रदायिक दंगों को उत्पन्न करता है और ये दंगे एक विशिष्ट देशिक रूप में उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे बस्तीकरण की एक नवीन प्रक्रिया इनके फलस्वरूप देखने को मिली है, जिसे कि घेटोइजेशन कहा जाता है, जो कि गेटेड कम्युनिटी को प्रदर्शित करती हैं। यानी लोग अपनी बस्तियों को बिल्कुल बंद रखते हैं, वहाँ एक गेट होता है, हर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होती है। पांचवा, ट्रैफिक के जमाव और प्रदूषण की समस्या। नगरीय परिवहन व्यवस्था प्रत्यक्ष और गंभीर रूप से आवासीय क्षेत्रों के सापेक्ष औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कार्यस्थलों से प्रभावित हुई है। अगर वे दूर दराज स्थित होते हैं तो वृहद जन परिवहन प्रणाली के निर्माण और रखरखाव की आवश्यकता होती है। परिवहन व्यवस्था का नगर में काम करने वालों की जीवन की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल किसी भी शहर में ट्रैफिक के जमाव और प्रदूषण की समस्या भी एक बड़ी चुनौती होती है। हम जानते हैं कि नगरीय परिवहन व्यवस्था जो है वो काफ़ी गंभीर रूप से आवासीय जो स्थल हैं उनके सापेक्ष औद्योगिक और जो वाणिज्यिक कार्यस्थल हैं उन सभी से प्रभावित होती हैं। अगर ये वाणिज्यिक कार्यस्थल जो हैं या औद्योगिक कार्यस्थल जो हैं ये सब दूर दराज में स्थित होते हैं तो बहुत बड़ी विकसित जन परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होती है। और वास्तव में ये परिवहन व्यवस्था जो है ये नगर में काम करने वालों के जीवन की गुणवत्ता पर बड़ा प्रभाव डालती है। सड़क परिवहन में निजी साधनों के बढ़ते प्रयोग के कारण नगरों में ट्रैफिक के जमाव तथा वाहन प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही है। यह समस्या आज नगरों में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो बिल्कुल जैसे जैसे सड़क परिवहन में निजी साधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, लोग ऑफिस जाने के लिए, अपने कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए अपने निजी साधन का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। इस कारण ट्रैफिक के जमाव और प्रदूषण की बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है और यह समस्या वास्तव में नगरों में एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई देती है। तो बच्चों, आज हमने हमारे अध्याय 2 के जो 13वां भाग है उसे समाप्त कर लिया है और इसी के साथ हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है। हम हमारे समाजशास्त्र की इस द्वितीय पुस्तक के अगले अध्याय को पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।